ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने रोक लिया है। फिरोजशाह कोटला रोड पर अरविंद केजरीवाल को रोक लिया है। पीएम आवास की ओर मार्च कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के साथ सिसोदिया, संजय सिंह मौजूद हैं। E20 के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अपने पार्टी दफ्तर से प्रधानमंत्री आवास की तरफ अरविंद केजरीवाल ने कूच किया, मार्च निकालने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से अरविंद केजरीवाल को इस मार्च की इजाजत नहीं दी गई थी। अरविंद केजरीवाल भी ये जानते थे कि उन्हें पीएम आवास तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, इसलिए पहले ही अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों ने ऐलान कर दिया था कि जहां पुलिस उन्हें रोकेगी वहीं पर धरने पर बैठ जाए। ट्रंप के दबाव में मत आइए और अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए। हमारे देश के लोगों पे E20 थोपना बंद कीजिए। देश के लोगों को प्योर पेट्रोल दीजिए। लोग प्योर पेट्रोल चाहते हैं, सस्ता दीजिए। अरविंद जी एक आप आए हैं, पुलिस द्वारा रोक दिया गया है, आप लगातार E20 का मसला उठा रहे हैं। हम तो बैठे हैं यहाँ पे, हमारे देश पे थोप रहे हैं, ये सही नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते आ रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में मत आइए और अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए। हमारे देश के लोगों पे E20 थोपना बंद कीजिए। देश के लोगों को प्योर पेट्रोल दीजिए। लोग प्योर पेट्रोल चाहते हैं, सस्ता दीजिए। अरविंद जी एक आप आए हैं, पुलिस द्वारा रोक दिया गया है, आप लगातार E20 का मसला उठा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जरूर बुलाएंगे। हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप ट्रंप के दबाव में मत आइए और E20 मत थोपिए। अब आप लोगों को यहाँ पे रोक दिया गया है, आगे क्या कदम रहेगा? वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम कहना चाहते हैं कि ट्रंप के दबाव में। अब देखिए, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी जमीन पर बैठ गए हैं, यानी कि जहां पर रोका गया है अरविंद केजरीवाल को वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं अरविंद केजरीवाल। पवन नारा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, मैं देख रही हूं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जहां उनको रोका गया वहीं जमीन पर बैठकर धरना दे रहे हैं। अब आगे क्या रणनीति समझ में आ रही है? बिल्कुल, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ आपको अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब नजर आ रहे हैं और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो सर पर पिटीशन रखे हुए उनके कार्यकर्ता हैं जो यहाँ खड़े हैं। आगे बढ़ने को लेकर कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता थे वो बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करें, बात करें, वो लोगों की बात को रखने आए हैं। पुलिस की तरफ से बार बार यहाँ अनाउंस किया जा रहा है कि BNS की धारा 163 लागू है, आप यहाँ नहीं रुक सकते, हट जाइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी अपने समर्थकों के साथ टिके हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मनीष सिसोदिया और बाकी सब नेता जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। संजय सिंह जमीन पर बैठे हुए हैं, उसके पीछे उनके कार्यकर्ता पिटीशन को यहाँ कंधे पर उठाए हुए हैं। ये भी जानते हैं कि 100 कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेडिंग को तोड़ पाना आसान नहीं है। पहले महिला दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल्स खड़ी है, उसके बाद RAF है और उसके बाद ये पुलिस की तैनाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ अरविंद केजरीवाल E20 के मुद्दे पर जनता के बीच सड़क पर खड़े होते दिखना चाहते हैं और यही है। और अब बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा सुन लेते हैं किस तरीके की नारेबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी के इस धरने। अरे भाई, अरे ऊपर देखो, ऊपर लगाओ। तो ठीक उसी तरीके की नारेबाजी है जो संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों की तरफ से की जाती है। वैसी ही नारेबाजी इस वक्त रोड पर बैठकर आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। खासकर अभी कोई संघर्ष की स्थिति तो देखने को मिल नहीं रही। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जमीन पर बैठ गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब आगे क्या स्टैंड आपको आम आदमी पार्टी का नजर आता है? क्या यहाँ से लौट जाएंगे या कुछ और आगे रणनीति तय की गई है? नहीं, यहीं से लौट जाएंगे, ये पहले से तय है, लेकिन कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने इनको यहाँ पे रोक दिया तो फिर 5 मिनट बैठ के निकल जाएंगे। ये मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज ये है कि मध्यम वर्ग के लिए अरविंद केजरीवाल आवाज़ उठा रहे हैं। मध्यम वर्ग वो जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, E20 को लेके वो परेशान है और इस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल उठा रहा है।
अरविंद केजरीवाल आसानी से इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ज़रूर उनके नेता और कार्यकर्ता एक बार ऐसा लग रहा है कि रुक गए हैं, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। पुलिस से टकराव नहीं करना है। वो ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि अराजक स्थिति पैदा हुई है। वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो बलात् ज़बरदस्ती पीएम हाउस या पीएम कार्यालय तक जाना चाहते हैं। वो सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर वो गंभीर है और लगातार ये उठाते रहेंगे। ये आंदोलन का एक तरह से पहला चरण कह सकते हैं जी। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी स्ट्रैटेजी बना रही है कि G20 को लेके कैसे आगे किया जाए। सड़क पे संघर्ष करना अरविंद केजरीवाल, ठीक है, और अरविंद केजरीवाल फिर से उसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में लौटकर सरकार पर दबाव बनाने और घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पवन और भास्कर, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। बांकीपुर के नतीजों के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है। संसद भवन परिसर में आज प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। बांकीपुर रिजल्ट के बाद इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे हैं। तो नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। अब इसके क्या मायने हैं, इस पर जरूर अटकलें तरह तरह की लगाई जा रही हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कल ही बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और आज पूर्व सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये कोई संयोग है या इसके पीछे कई राजनीतिक मायने? देखिए, बांकीपुर के रिजल्ट से पहले ये तय थी ये मीटिंग, और क्योंकि नीतीश जी के राज्यसभा सांसद बनने के बाद पार्लियामेंट के दफ्तर में ये पहली मुलाकात होनी थी, तो उस लिहाज से ये हो गया था। लेकिन निश्चित तौर पे बांकीपुर का जो नतीजा रहा है, उन नतीजों को लेकर समझा जा सकता है कि ये जो तकरीबन 15 मिनट की मुलाकात रही है लगभग, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे, उसमें निश्चित तौर पे बांकीपुर की सीट को लेकर जो रिजल्ट रहा उसको लेकर भी बातचीत हुई होगी। और जेडीयू सोर्सेज से चुनाव नतीजों से पहले जो पता चलता था उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, इन तीनों ही दलों में जो सबसे करीब का असेसमेंट था वो जेडीयू का था। बीजेपी के नेता लगातार इस बात को कहते रहे थे वोटिंग से पहले भी और वोटिंग के बाद भी कि लगभग 50% वोट हमारे पास आ रहा है। एक एक बूथ का हमने डाटा ले लिया है। दूसरी तरफ आरजेडी के लोग भी ये कह रहे थे कि बीजेपी जीत रही है क्लियर कट, पीके नहीं जीतेंगे। अपने बारे में भी उनको पता था कि वो नहीं जीत रहे हैं। लेकिन जेडीयू ये बात ज़रूर कह रही थी कि पीके और बीजेपी के कैंडिडेट में ही फाइट हो रही है और कुछ भी हो सकता है। तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि अब जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात नीतीश जी की और संजय जी की रही है तो उसमें ये सारी चीज़ें भी बताई गई होंगी और आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें कुछ सलाह मशविरा ज़रूर पीएम को दिया गया होगा जेडीयू के नेताओं द्वारा, या पीएम द्वारा लिया गया होगा जेडीयू के नेताओं से। हालांकि आधिकारिक तौर पर समझा जा सकता है कि ये 3 लोग ही इस बैठक में मौजूद थे, तो कुछ अभी बताया नहीं जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में इतिहास रच दिया है। पटना के बांकीपुर में बीजेपी के 30 साल के दबदबे को 30 दिन में खत्म कर दिया है। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने इंडिया टीवी को पहला इंटरव्यू दिया है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रशांत किशोर ने अपनी जीत की सबसे बड़ी वजह सीएम सम्राट चौधरी को बताया। पीके के मुताबिक जनता में सम्राट चौधरी को लेकर गुस्सा है। बांकीपुर की जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट करके बड़ा संदेश दिया है, ये पीके कह रहे हैं। जनता चाहती है कि बीजेपी बिहार में किसी अच्छे और साफ सुथरी छवि वाले नेता को सीएम बनाए। नीतीश चंद्र के साथ इस एक्सक्लूसिव बातचीत में सम्राट चौधरी पर क्या क्या कहा गया है, देखिए। हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और अब एक नया परिचय, बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, जितनी बड़ी जीत आपने हासिल की है इसलिए कि बीजेपी का गढ़, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, आपकी नज़र में जीत के 3 सबसे बड़े कारण क्या है? जीत का सबसे बड़ा कारण है सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की अस्वीकृति। कहीं न कहीं बिहार की जनता और खासकर बांकीपुर के मतदाता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए इस वोट के माध्यम से लोगों ने ये संदेश भाजपा के नेतृत्व को दिया है कि आप बिहार में किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। दूसरी वजह रही है भाजपा के लोकल नेताओं का अहंकार, जहाँ पर उन लोगों ने ये कहा कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो लोग वोट देंगे। लोगों ने उस अहंकार के खिलाफ वोट किया है। और तीसरा, लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि जो भाजपा एनडीए के नेता विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि चुनाव वही जीतेंगे, अपने काम के आधार पर नहीं बल्कि मोदी जी के चेहरे पर, हिंदुत्व के नाम पर, और कुछ नहीं होगा तो लालू जी का डर दिखाकर। तो उनको जवाबदेह बनाने के लिए जनता ने वोट दिया है।
उनको ये बताया है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो सिर्फ लालू जी का डर दिखाकर आप वोट नहीं लेते रह सकते हैं। जनता अपना विकल्प ढूंढ सकती है, जनता अपना विकल्प बना सकती है। अभी हाल ही में चूंकि छात्रों का आंदोलन हुआ, जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई, अलग अलग राज्यों में ये आंदोलन फैला, क्या आपको लगता है कि उसके ठीक बाद चूंकि ये चुनाव हुआ तो उसका भी कुछ लाभ आपको मिला, चूंकि युवा जो है वो सरकार से नाराज दिख रहे हैं? नहीं, देखिए सेंटिमेंटल तो कुछ लाभ जरूर हुआ होगा, लेकिन अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे, जो जिन लोगों ने वोट दिया उनको देखेंगे, तो उसमें युवाओं की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। मैं ये दुखद है, लेकिन बांकीपुर में युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा नहीं लिया है। हाँ, ये जरूर है कि चैटर बनाने में, परसेप्शन में जरूर उसकी भूमिका रही है, और बच्चों पर लाठियाँ चली हैं तो पेरेंट्स भी कुछ जरूर नाराज होंगे, उसका असर तो पड़ेगा ही। लेकिन बांकीपुर की जीत हार में उस आंदोलन को सीधे जोड़कर देखना मुझे लगता है जीत हार से उचित नहीं होगा। लेकिन नवंबर 2025 में जब विधानसभा का चुनाव था, आपसे, आपकी बातों से लोग प्रभावित थे, ये दिख रहा था, लेकिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। 9 महीने में अचानक अभी ऐसा क्या बदला कि आपके साथ लोग आ गए, आपकी बातों पर लोगों ने यकीन किया? 2 बातें। एक तो कि नवंबर में एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि कहीं प्रशांत किशोर को वोट देने जाएंगे तो जंगल राज वापस ना चला आए। बिहार में जाति और धर्म से भी जो बड़ा फैक्टर है वो है लालू जी अपने लोगों को डर दिखाते हैं भाजपा का कि हमको नहीं वोट दोगे तो भाजपा चली आएगी, और भाजपा एनडीए के लोग डर दिखाते हैं लालू जी का कि हमको नहीं वोट दोगे तो जंगल राज चला आएगा। लोग उस डर से ऊपर नहीं उठ पाए। जातियों से लोग ऊपर उठे, धर्म से भी ऊपर उठे, लेकिन अंत आते आते लोग इस डर से ऊपर नहीं उठे कि कहीं ऐसा ना कि जनसुराज का एक्सपेरिमेंट करने जाएं और लालू जी का जंगल राज वापस चला आए। और यही बात मुसलमानों में रही कि भाई हम कहीं प्रशांत किशोर को वोट दें और भाजपा की सरकार आ जाए। वो डर बांकीपुर में नहीं था। लोगों को मालूम है भाजपा की सरकार है, रहेगी। लोगों को मालूम है आरजेडी विपक्ष में है, वो रहेगा। तो लोगों ने उस डर से ऊपर उठकर निर्णय लिया, और जब निर्णय लिया तो आपको सामने दिख गया। ये तो ठीक है, उपचुनाव था तो लोगों के सामने ये बंदिशें नहीं थी, तो फिर अगले आम चुनाव में फिर यही समस्या आ सकती है? आ सकती है। इसलिए अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जाति की दीवार टूटी, लेकिन ये तो दिख रहा है। जाति की दीवार टूटी है। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं, और यहाँ के पत्रकारों के बार बार सवाल करने के बावजूद ये कहता रहा हूं कि बिहार को ये सिर्फ जातिगत राज बताना आप बिहार के प्रति पूर्वाग्रह को आपका पूर्वाग्रह दिखाता है। बिहार में भी जाति उतनी ही है जितनी दूसरे राज्यों में है, थोड़ा कम या ज़्यादा। और जब जब इस देश में जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया है, तब तक बिहार में भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट किए हैं। 1984 की घटना देख लीजिए, इंदिरा जी की मृत्यु के बाद अगर पूरे देश में लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को, तो बिहार में भी लोगों ने दिया। 1989 में अगर पूरे देश में बोफोर्स के नाम पर अगर बीपी सिंह को वोट पड़ा तो बिहार में भी वोट पड़ा। 2014 में मोदी जी के चेहरे पर अगर वोट पूरे देश में पड़ा तो बिहार में भी लोगों ने जाति से ऊपर उठ के मोदी जी को वोट दिया। 2019 में पुलवामा के नाम पर अगर लोगों ने वोट दिया तो बिहार में भी लोगों ने वोट किया है। तो ये दिखाता है कि कभी कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई नैरेटिव अगर समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कभी किसी ने किया है तो अन्य राज्यों के भांति बिहार के लोग भी जाति से ऊपर उठकर उन्होंने भी वोट किया है। जरूरत इस बात की है कि कोई व्यक्ति, कोई नैरेटिव ऐसा बने। आने वाले समय में आपको बिहार की राजनीति में क्या बदलाव दिखता है? हालांकि अभी वक्त है विधानसभा में और लोकसभा में भी, और इस बीच आपने बीजेपी को संभलने का भी मौका दे दिया है। कई ऐसे उपचुनाव भी हैं जहां उपचुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल है उसने अपना प्रदर्शन अपना बेहतर किया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उनमें से नहीं हूं जो चाहता है कि सरकार बिल्कुल काम न करे और उससे मेरा फ़ायदा हो। मैं चाहता हूं कि सरकार काम करे, अच्छा काम करे। आप कहें संभलने का मौका, मैं चाहता हूं कि भाजपा संभले, सरकार अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाए, काम करे। बिहार का की तरक्की होनी चाहिए। मुझे भी लोग आकर कहते हैं भैया सम्राट चौधरी रहेंगे तो आपका ही सबसे फ़ायदा है। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता हूँ। भाई अमेरिका में भी तो बहुत तरक्की हो गई, तो क्या वहाँ विपक्ष और पक्ष और विपक्ष नहीं है? बिहार आगे बढ़ना चाहिए। अगर 4 बरस में बिहार और पीछे चला जाएगा तो उसके बाद अगर हमको सत्ता मिल भी जाए तो हमें तो और मुश्किल मेरे लिए बढ़ेगी। बिहार की तरक्की नहीं रुकनी चाहिए। तो अगर भाजपा बांकीपुर के हार से सबक लेकर संभलती है, बेहतर सरकारी कामकाज होता है, भ्रष्टाचार कम होता है, यहाँ पर फैक्ट्रियों को लगाने की कोशिश होती है, रोजगार आता है, पलायन रुकता है, तो ये अच्छी बात है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। बूथ मैनेजमेंट के लिए तो बीजेपी जानी जाती है,
आपने ऐसा क्या प्रबंधन किया, किस तरह से ये इलेक्शन मैनेजमेंट किया? देखिए ये अब देखिए ये राजनीतिक बात है, ये भौकाल है बीजेपी का। कोई बूथ मैनेजमेंट वगैरह हमने भी बीजेपी के साथ 2 साल काम किया है। ये भौकाली बहुत है। सामने वाला आदमी कुछ नहीं करता है तो ये लोग उसको जीतने के बाद हल्ला मचा देते हैं कि हमारा ही सब बूथ मैनेजमेंट है। इस बार मैं भी 28 दिन में पूरा बांकीपुर का किला, इनका राजनीतिक किला ध्वस्त हो गया। कहीं बूथ पर इनके लोग नहीं दिखे, और जबकि हम लोग के लोग हर जगह बूथ पर आपको दिखे होंगे, बैठे रहे, 5 बजे तक बैठे रहे। भाजपा का क्या है, ये बांकीपुर इसलिए जीत रहे थे क्योंकि लालू जी को कोई वोट दे नहीं सकता है, और इन्होंने हर गली मोहल्ले में 4-5 लुच्चे बदमाश ठगों को अपनी जिम्मेवारी दे रखी थी। वो लोग ठेका एक तरीके से लेके कि भैया हम अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में आपको वोट दिलवा देंगे। वोट उनकी वजह से नहीं मिलता था, वोट तो लालू जी के डर के वजह से मिलता था। तो इनकी दुकानदारी चलती थी। इस बार जैसे ही लोगों को विकल्प मिल गया तो ये जितने ठग बदमाश हैं वो लोग का कलई खुल गया। और वही लोग तो बदमाशी कर रहे थे चुनाव के दौरान। आप देख रहे थे बोरिंग रोड के 21 नंबर वार्ड में, 22 नंबर, 23 नंबर, जो पॉश इलाके हैं, यहाँ पर जिस तरह की पुलिस के साथ मिलकर गुंडागर्दी हुई है, अगर वो नहीं हुई होती तो यहाँ पोलिंग परसेंटेज 10% और ज़्यादा होता और भाजपा और बड़े अंतर से हारती। लेकिन भाजपा को ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जो हर मोहल्ले में आपने बदमाशों को खड़ा किया है, जो आरजेडी वाले हरा गमछा हिलाते हैं, ये आजकल भगवा गमछा हिला रहे हैं। मोदी जी विधानसभा चुनाव में आके एक जगह कहीं शायद गमछा हिला दिए हैं। तो भाजपाइयों ने भी, अब भाजपा के जो इतने ठग बदमाश हैं, उन्होंने भी अपना ये कल्चर बना लिया है कि भगवा गमछा को हिलाते हैं लोगों को डराने के लिए। तो भाई गमछा अगर हिलाओगे तो चाहे हरा हिलाओ या भगवा हिलाओ, पब्लिक को पसंद नहीं है। आरजेडी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, क्या आपको वजह लगती है तेजस्वी यादव की राजनीति अब क्या आपको लगता है खतरे में दिखती है? उनकी जगह आप लेंगे, कौन निशाने पर होगा? भाई आप चुनाव के दौरान 1 महीना यूरोप घूमिएगा तो राजनीति तो खतरे में आ ही जाएगी। राजनीति क्या, आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। आप मान लीजिए पत्रकार हैं, अभी चुनाव है, 1 महीना आप यूरोप घूमने चले जाइएगा तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो राजनीति भी उससे अलग नहीं है। कह रहे भाई कौन, भाई आपको आप प्रशांत किशोर ने तो यूरोप भेजा नहीं था, भाजपा वालों ने भेजा हो तो मैं जानता नहीं हूँ, वो उनको बताना चाहिए। ईडी सीबीआई ने अगर भेजा था तो वो बता दें कि क्यों यूरोप गए थे। भाई आप 1 महीना रहते, आप संघर्ष करते, आप भी लोगों के बीच में जाते। लेकिन ये क्या है, ये तो जमींदारी वाली बात है कि मैं आऊँगा, एक दिन सबको हाथ हिलाऊंगा और सारा यादव हमको दे देंगे, सारे मुसलमान हमको दे देंगे। उस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि अगले चुनाव में प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, एक मजबूत विकल्प यहाँ खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या इसकी कोई संभावना? हम अपने साथ, अपने विचार के साथ हैं, अपने इस प्रयास के साथ हैं जहां मैं बिहार में तरक्की चाहता हूं। कांग्रेस ने यहाँ 40 वर्ष राज किया है, क्या किया है उन्होंने? जो बिहार में जंगल राज 15 साल चला, उसमें एक बड़े समय कालखंड में कांग्रेस ही तो हिस्सेदार थी। तो जब तक वो ना सुधार हो जाए तब तक किसी भी दल के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ सरकार, पक्ष विपक्ष, विधायक, सांसद बनने नहीं आए हैं। हम लोग को बिहार में सुधार चाहिए, और सुधार करने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग सुधार के किए बगैर नहीं मानने वाले। लेकिन लक्ष्य तो होगा ना कुछ कि अगले चुनाव में क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? दक्षिण भारत का विजय क्या यहाँ देखने को मिल सकता है? लक्ष्य है बिहार में, समाज में ये इस बात की स्वीकृति हो कि नहीं, जो बात जनसुराज में बताया जा रहा है वो अच्छा है, इससे बेहतरी होगी, इससे बच्चों के लिए पढ़ाई होगी, रोजगार होगा, पलायन बंद होगा, और बिहार के लोग भी बिहारी कह के गौरव महसूस करेंगे। ये स्थिति पैदा की जा सकती है। सम्राट चौधरी के इस्तीफे को लेकर, उनके चेहरे को बदले जाने को लेकर आपने चुनाव प्रचार में काफी बातें कही, लेकिन एक चुनाव का नतीजा आखिर क्यों किसी दल को मजबूर करे कि वो मुख्यमंत्री बदल दे? भाई न करे तो अगला चुनाव फिर हारे। ये तो उनको निर्णय लेना है कि जब आप अपना सबसे मजबूत सीट पे चुनाव हार जाते हैं, इसके बावजूद अगर आप उसी नीति के साथ आगे बढ़िएगा, फिर वही कहिएगा कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा, वही सम्राट चौधरी के नाम पर जाइएगा, वही इन अपराध और अपराधी इनकाउंटर की राजनीति कीजिएगा, तो अगला चुनाव फिर होगा, उसमें फिर हारिएगा। राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और बांकीपुर को विधायक मिल गया जनसुराज का, तो कहीं खामियाजा बांकीपुर की जनता को तो नहीं भुगतना पड़ेगा विकास कार्यों में? क्या भुगतना पड़ेगा? ये तो लोग डर दिखाते हैं। क्या मतलब, क्या आप एग्जीबिशन रोड को मार के तोड़ दीजिएगा? फ्रेजर रोड में लोगों के घर पे बुलडोजर चलवा दीजिएगा? और अगर कीजिएगा तो जनता छोड़ देगी आपको? भाई बांकीपुर की जनता ने विधायक, बांकीपुर की जनता का या राज्य की जनता का ये हक है, जिसको चाहे जिता दे। अगर आप विंडिक्टिव होकर उसको परेशान कीजिएगा तो अगला लोकसभा का वोट लेने आइएगा कि नहीं आइएगा? तो और हरा देगी जनता।
पत्नी भी इस बार काफी एक्टिव दिखी चुनाव प्रचार में। हाँ, तो कई जगह हमने देखा कि वो लोगों से मिल रही थी कि कैसे सहयोग लिया। तो ये तो क्या आप लोग पत्रकार है, कोई अगल बगल बैठा उसको आप लोग माइक लगा देते हैं। मेरे घर का कोई राजनीति में नहीं है, आगे भी नहीं आएगा। किसी ने दिखाया, मेरा लड़का आया था भाई, चुनाव प्रचार चल रहा था, वो हॉस्टल में पढ़ता है, मैं नहीं जा सका उसको छोड़ने, तो एक दिन मिलने आया। इसमें इससे क्या लेना देना, जो बच्चा अभी 10th 11th क्लास में पढ़ रहा है उससे क्या लेना देना राजनीति का।